सभी को नमस्कार। दोस्तों, हम लोग आज 11th की एनसीईआरटी का भारत के संविधान, सिद्धांत और व्यवहार के अंतर्गत अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कार्यपालिका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। ठीक है, ये देखिए, बड़ी सारगर्भित लाइन लिखी हुई है कि कार्यपालिका विधायिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है। ठीक है, इस अध्याय में हम सरकार को कार्यपालिका के संगठन, संरचना, कार्य का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हमें इस बात यह भी पता चलेगा कि पिछले कुछ समय के राजनीतिक व्यवहार के कारण हमें इसमें क्या परिवर्तन हुए, और इस अध्याय को पढ़ने के बाद में आप संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर कर सकेंगे। भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक स्थितियों को समझ पाएंगे। मंत्रिमंडल की संरचना और कार्यों के बारे में जान सकेंगे और प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। पहला हेडिंग, कार्यपालिका क्या है। ठीक है, आपके स्कूल में प्रशासन का प्रमुख कौन है? किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन करता है? किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। हम इस प्रक्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, या इसको इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर परिभाषा पूछी जाए तो क्या होगा? किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा ये कि किसी भी संगठन में जो पदाधिकारी किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं और उसका जो नियम बनाते हैं और उसको लागू करते हैं, वही क्या होता है? प्रशासनिक व्यवस्था होती है। ठीक है, लेकिन प्रशासन के लिए देखिए, ये कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतियां निर्णय ले सके। ठीक है, जो बड़े नीतियां या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख कर उन्हें तालमेल कर सके। ठीक है, यानी कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करे। ठीक है, तालमेल का मतलब इनको कोऑर्डिनेशन से ये बात कर रहा है कि दोनों में आपसी समन्वय बना रहा है। ठीक है, ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के प्रमुख प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंकों और औद्योगिक इकाइयों में प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना होगा। इनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियां, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों के कायदों के बारे में तय करती है, दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। ठीक है, एक निर्णय लेकर के नियम कानून जो है तय करती है और दूसरी उसको क्या करती है? लागू करती है। ठीक है, सरकार का वह अंग जो इन नियम कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, क्या कहलाता है? कार्यपालिका कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कार्यपालिका की डिफिनीशन अगर छोटे अक्षरों में लिखना हो एक लाइन में, तो वह क्या लाइन होगी? सरकार का वह अंग जो इन नियमों और कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है। ठीक है, वह क्या होता है? कार्यपालिका कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं? ठीक है,
तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों के भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं बल्कि ऐसे इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा यानी कि सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। सरकार के प्रधान और उनमें मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जैसे सिविल सेवक आते हैं, सिविल सर्वेंट जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, ये अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। ठीक है, ये सारे नीतियां बनाते हैं और उनको लागू कराते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बच्ची क्या कह रही है कि मुझे याद है कोई कह रहा था कि लोकतंत्र में कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या वह बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारियों के लिए भी सही है? क्या उन्हें हम मुख्य कार्यपालिका अधिकारी नहीं कहते? वे किसके प्रति उत्तरदायी हैं? देखिए कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, हेडिंग है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती है। आपने अमेरिका में राष्ट्रपति और इंग्लैंड के महारानी के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां और भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों में बहुत अलग शक्तियों से बहुत अलग हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियां नेपाल के राजा से भिन्न हैं। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री हैं, पर उनकी भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। ऐसा क्यों है? और देखिए यहाँ पे दिया हुआ, खुद करें खुद सीखें। सार्क सम्मेलन का G8 देशों की बैठक की एक फोटो प्राप्त करें और लोगों की सूची बनाएं जिसमें उन्होंने भाग लिया। क्या आप सोच सकते हैं कि उन्हीं लोगों ने भाग लिया या अन्य लोगों ने क्यों नहीं किया? तो ये देखिए G8 की बात कर रहे हैं। G8 के अंतर्गत जितने देशों की भागीदारी हुई होगी वही लोग तो करेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इनमें से कुछ देशों की कार्यपालिका की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। अमेरिका के अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता, लेकिन क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, इसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान है और चांसलर सरकार का प्रधान है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। जैसे अध्यक्षात्मक व्यवस्था का उदाहरण क्या है, अमेरिका है। तो जैसे अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसा व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति या राजा होता है, जो देश का औपचारिक या नाममात्र मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस व्यवस्था में
कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल में हो सकते हैं, लेकिन जब कभी भी अलग अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है। भारत, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है। ठीक है, तो इनके मत कहने का मतलब ये है ना बाबू, ये अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था होती है तो उसके बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कार्यपालिका में प्रकार। तो कार्यपालिका इन्होंने दो प्रकार के किया, दो प्रकार से कहा। पहला, एक सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, दूसरा एक व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पर आधारित प्रणाली। तो जो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर प्रणाली है, अब उसके दो भाग हो रहे हैं, एक संसदीय, दूसरा अर्ध अध्यक्षात्मक। ठीक है, ये सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है, और जब एक व्यक्ति के नेतृत्व की बात होगी तो वहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात की जाएगी। तो सामूहिक नेतृत्व के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं पहले संसदीय व्यवस्था क्या है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था में सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। देश का प्रमुख इसमें से कोई भी हो सकता है, राजा या संवैधानिक। ठीक है, देखिए इसमें राजा और राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अंतिम में अभी आके इसको हम आपको वो लाइन जोड़ के दिखाते हैं। अर्ध अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। वहाँ पे क्या था, सरकार था प्रमुख, और वहाँ पे प्रधानमंत्री था संसदीय व्यवस्था में। लेकिन अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। ठीक है, यहाँ पे दो पार्ट में बट गया ना, अर्ध अध्यक्षात्मक बात हो रही है। तीसरा, दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पे रूस और श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, और देखिए तीसरी वाली लाइन पढ़ते हैं, जो ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वह सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल होगा उदाहरण अमेरिका। तो देखिए बाबू इसमें क्या कह रहे हैं ना कि जो मतलब संसदीय व्यवस्था का उदाहरण इन्होंने जापान को दिया है, और अर्ध अध्यात्मक व्यवस्था में देखिए इन्होंने उदाहरण क्या दिया है। अब देखिए राजा और राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो राजा संवैधानिक राजतंत्र बनाता है, राजा के अंतर्गत संवैधानिक राजतंत्र आता है, और राष्ट्रपति के अंतर्गत संसदीय गणतंत्र आता है। तो संसदीय गणतंत्र का उदाहरण अगर देखा जाए तो भारत होगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाने पे औपचारिक शासन जो प्रमुख बनते हैं उसमें क्या होता है, वो राष्ट्रपति इसका औपचारिक शासन प्रमुख होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली। तो 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यप्रणाली लागू की गई। इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। यह संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दलों के हों। संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है। राष्ट्रपति संसद के बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। यद्यपि मंत्रियों के लिए वह संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, ये देखिए लाइन जो कह रही है ना कि बाबू राष्ट्रपति की अर्ध अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था होती है उसमें राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। दोनों भले ही अलग अलग दल के हों, ठीक है, एक ही या अलग अलग दल के हो सकते हैं, लेकिन चुनाव कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति संविधान की व्यापक शक्तियां संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दल के सदस्यों में से प्रधानमंत्री चुनता है। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। कौन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। राज्य का निर्वाचन प्रधान और सशस्त्र सेना का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसे संसद के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो ये पूछा जाता है कि जो अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है उसमें प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि उसे संसद के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है,
यदि वह प्रस्ताव संसद में कम से कम आधे सदस्य द्वारा पास किया जाए और संसद का अध्यक्ष भी संतुष्ट हो कि आरोप में दम है, तो संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय को भी भेज सकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में की स्थितियां भारत में कैसे भिन्न हैं? भारत और श्रीलंका के राष्ट्रपति के महाभियोग में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की तुलना करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें राष्ट्रपति या राजा जो होता है उसे एक औपचारिक नाममात्र प्रधान दिया गया है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास नहीं होती हैं, लेकिन उसकी राजा की मुख्य भूमिका अलंकारिक होती है। मतलब उसके पास कहा तो जाता है कि वो राजा है, लेकिन उसके पास पूरी शक्तियां नहीं होती हैं। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, अलंकारिक होती हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास में वास्तविक शक्तियां होती। ठीक है, इसका उदाहरण के तौर पे जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी भी अलग अलग दल के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध होता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका ऐसी ही व्यवस्था के उदाहरण है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के उदाहरण है कौन? फ्रांस, रूस और श्रीलंका। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में संसदीय कार्यप्रणाली। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब भारत को 1919 और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था में संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। इस अनुभव से हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसे सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। संसदीय कार्यप्रणाली की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा का पर्याप्त अंकुश लग सके। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायपालिका तथा जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हो। ठीक है, जनता के प्रतिनिधियों के उत्तरदायी होगी और उसमें नियंत्रित भी होगी। ठीक है, इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका के व्यवस्था को स्वीकार किया गया। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को चलाते हैं और राज्य के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। तो औपचारिक मात्र यहाँ जो कहा गया ना कि इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के राज्य का औपचारिक का मतलब होता है नाम मात्र के लिए। ठीक है, जैसे कहते हैं ना एक कठपुतली की तरह आदमी यूज कर रहा है उनको, अगर एक शब्द में कहा जाए तो उनको यूज किया मतलब रेगुलेट करने की बात हो रही है। ठीक है, औपचारिक मतलब नाम मात्र होता है। ठीक है बाबू, उनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियां नहीं है कहने के लिए, तो वो उनको दे दिया गया है कि आप इतने बड़े पद पे दिया गया है, बट उनके पास शक्तियां नहीं। इनके कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों को प्रयोग करता है। ठीक है, इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। राष्ट्रपति का
निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। यह निर्वाचन सामूहिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से जो भी चल रहा है ये पैराग्राफ पूरा। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे पद से हटा सकती है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि इस प्रक्रिया के लिए संसद के विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 74 और 1 क्या कहता है? 74 क्या कहता है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए ऐसा सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है और राष्ट्रपति ऐसी पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा, यानी कि बाध्यकारी है। तो देखिए बाबू, इनके कहने का मतलब ये है ना कि अगर प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के सहमति से वो काम होगा, मतलब विचार विमर्श से काम होगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद कोई भी मतलब राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह का पुनर्विचार करने के लिए अगर कह दिया जाए, दोनों बातों पे अगर किसी बात का सहमति नहीं बन रहा है और अगर मंत्रिपरिषद से फिर से आ रहा है, मतलब राष्ट्रपति तो भेज सकता है कि आप पुनर्विचार करिए इसको एक बार, ठीक है। लेकिन अगर वहां से स्ट्रांगली आ रहा है ना कि आपको करना ही करना है, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति कहेगा हम नहीं करेंगे, ठीक है। इस कथन से जिस शब्द में ही का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने को बाध्य है। बाद में एक और संशोधन के द्वारा यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के बाद भी दी गई सलाह को ही मानना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियां और स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। उसे औपचारिक रूप से बहुत ही कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे ही वास्तविक कार्यकारी हैं। लेकिन अधिकतर मामले में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह माननी पड़ती है। हमें राष्ट्रपति को कभी वास्तविक शक्तियां नहीं दी। देखिए, ये जो संविधान सभा की वाद विवाद खंड है, उसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? हमने राष्ट्रपति को कभी वास्तविक शक्तियां नहीं दी, लेकिन उसके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया है। संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और न ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है और न शासन उस महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है, ठीक है। तो देखिए, इनके कहने का मतलब ये है ना कि संविधान ने राष्ट्रपति को मतलब वास्तविक शक्तियां नहीं दी हैं, ठीक है। प्रभुतापूर्ण और गरिमापूर्ण तो उसको बनाया गया है, लेकिन उसको वास्तविक शक्तियां जो है वो नहीं दी गई हैं। वो कहीं ना कहीं उसको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एक विशेषाधिकार, मतलब कहते हैं ना कि विशेष नाम मात्र की पूजा होने लगेगी, सिर्फ एक ही व्यक्ति पे पूरा आधारित नहीं हो जाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग राष्ट्रपति में विशेषाधिकार के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या विशेषाधिकार होते हैं। इन बातों की चर्चा करने के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। यह एक गलत मूल्यांकन होगा। संवैधानिक उपचार में राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दे और मंत्रिपरिषद की कार्रवाई के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दे, ठीक है। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है, ठीक है। तो
तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। देखिए यहाँ पे ये बच्चा क्या कह रहा है कि मैं यह कहने भर को बैठा दिया मैं यहाँ कहने भर को बैठा दिया गया हूँ और मैं सचमुच के सवाल भी नहीं पूछ रहा हूँ। क्या क्या ये इस पुस्तक में लेखकों ने मुझे अपने मनचाहे सवाल पूछने की शक्ति दी है और मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ जो मुझे मन से में जो उसके मन में उठ रहे हैं। तो देखिए इनके कहने का मतलब ये है ना बाबू कि राष्ट्रपति कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्तियाँ दी गई हैं उसमें एक दूसरे से विचार विमर्श तो होता है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं किसी बात पे सहमति के लिए मतलब विशेषाधिकार के अंतर्गत गलत मूल्यांकन, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को मिलके काम करना होता है, ठीक है। और अगर देश की जो समस्या है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त कम से कम तीन अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। प्रथम, जैसा पहले ही देख चुके हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। ऐसा करने से राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानूनी रूप से उसमें कुछ कमियां हैं या फैसला देश हित में नहीं है तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी वही सलाह दोबारा दे सकती है तब राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्यकारी होगा। तथापि राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार का आग्रह अपने आप में काफी मायने रखता है। अतः यह एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। दूसरे, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्तियां यानी कि निषेधाधिकार होता है जिससे वह संसद द्वारा पारित धन विधेयकों को छोड़ करके, ठीक है, ये पूछा हुआ था, ठीक है, अब की बार का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है और स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को मानने को कानून बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है, ठीक है। तो ये लाइन जो दी हुई है ना बाबू कि राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्तियां होती हैं, निषेधाधिकार होता है जो उसके अंतर्गत जो है ना ये सभी विधेयकों को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ठीक है, या विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने के लिए मना कर सकता है, ठीक है। लेकिन धन विधेयक को नहीं कर सकता है कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। उनको बाध्यकारी है, वो धन विधेयक पे उनके पास ये शक्तियां नहीं है कि वो उसको जो है फिर से लौटा दें, ठीक है। उस पर उनको हस्ताक्षर करना ही करना है, ठीक है, स्वीकृति देनी ही देनी है। हमने देखा कि विधायकों को स्वीकृति देने के संबंध में राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है। क्या आपको पता है कि इस सिलसिले में एक घटना घट चुकी है? 1986 में संसद के भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया गया। संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित किया। अनेक लोगों ने इसका आलोचना की क्योंकि विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगले राष्ट्रपति वेंकट रमण ने उसे पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया। तब तक वह सरकार बदल गई थी जिसमें विधेयक पेश किया गया था और 1989 में एक नई सरकार चुनकर आ गई थी। यह दूसरे दलों के गठबंधन सरकार थी और उसने इस विधेयक को दोबारा संसद में पेश ही नहीं किया। इस प्रकार जैल सिंह के द्वारा विधेयक को स्वीकृति देने से निर्णय में विलंब करने का वास्तविक परिणाम यह हुआ कि वह विधेयक कानून न बन सका, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब यह है ना बाबू कि मतलब अपने पावर का सही तरीके से कोई कैसे यूज करता है बिना कहे बिना बताए। तो इनके कहने का मतलब ये है ना कि राष्ट्रपति जैन सिंह ने उस समय जो भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक था वो उस समय उन्होंने पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति को मतलब उस समय कोई फैसला नहीं लिया उन्होंने, ठीक है। और उनका जब कार्यकाल समाप्त हो गया, नए राष्ट्रपति वेंकट रमण आए तो उन्होंने पुनर्विचार के लिए संसद में भेजा और जब संसद में पुनर्विचार के लिए गया वो विधेयक, ठीक है, वो संशोधन विधेयक जब संसद में गया तब तक सरकार ही बदल गई थी और जब सरकार बदल गई तो अगली सरकार ने उसको जो है भेजा ही नहीं दोबारा। तो यानी कि वो विधेयक अधूरा रह गया और वो जो है उस विधेयक को पारित ही नहीं किया गया, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है, स्वीकृति भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा सकता है और उसे पुनर्विचार के लिए कह सकता है। वीटो की यह शक्ति सीमित है, लेकिन उसे विधेयक को दोबारा पारित कर दे तो राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देनी पड़ेगी। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंदर ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़े। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के पास लंबित रख सकता है। ये बात जो है ना, इस लाइन को आप दिमाग में रखिएगा बाबू, कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अंदर अपने पास लंबित रख सकता है। इससे राष्ट्रपति को अनौपचारिक रूप से अपने वीटो का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। इसे कई बार पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। तो बाबू ये पॉकेट वीटो कहलाता है। तो पॉकेट वीटो के अंतर्गत क्या होता है ना कि अगर कोई विधेयक जा रहा है ना तो राष्ट्रपति के पास कि इसको आप पारित कर दीजिए और राष्ट्रपति को लगता है कि ये विधेयक पारित करना देश के लिए जो है हितकर नहीं है या लोक कल्याण के लिए नहीं है, तो उसको रख सकता है वो, ठीक है। ऐसा नहीं है पॉकेट वीटो के अंतर्गत कि कोई ऐसा विधेयक है जो मतलब पॉकेट वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति रख रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी जवाब ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी समय सीमा नहीं है। देखिए यहाँ पे ये लाइन जो लिखी हुई है ना कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना किसी समय सीमा के अपने पास लंबित रख सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसको जो है रोकना चाहिए इस विधेयक को, तो वो अपने उसके पास जब जाएगा ना वो विधेयक पारित करने के लिए, उसके दस्तखत के लिए, उसके समर्थन के लिए या फिर उसकी स्वीकृति के लिए, तो वहां पे वो उसको लेट कर सकता है और उसकी कोई सीमा नहीं है। वो कितना दिन आपको, मतलब इतना नहीं है कि ऐसा है कि इतने ही दिन में आपको जवाब देना है, ना ना ना, वो जब उसका मन करेगा, जब तक चाहेगा तब तक उसको रोक के रखेगा, ठीक है। तीसरे प्रकार का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति की कल्पना करें जिसमें चुनाव के बाद किसी भी नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो। इसके अतिरिक्त यह भी सोचें कि यदि गठबंधन बनाने के प्रयासों के बाद भी 2 या 3 नेता यह दावा करें कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है तो क्या होगा। तब राष्ट्रपति को यह निर्णय करना है कि वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे। इस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर वह निर्णय लेना होता है कि किसे बहुमत का समर्थन प्राप्त है या कौन सरकार बना सकता है और सरकार चला सकता है, ठीक है। 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का महत्व बढ़ गया है। 1989 से 1998 तक यह 4 संसदीय चुनाव में किसी भी एक दलीय गठबंधन को लोकसभा के में यह स्पष्ट बहुमत मिल सका। इन परिस्थितियों की मांग थी कि राष्ट्रपति हस्तक्षेप करे या तो सरकार का गठन कराए या फिर प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में बहुमत सिद्ध न कर पाने के बाद उसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर दे, ठीक है। तो अतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। जब सरकार अस्थायी न हो और गठबंधन सरकार सत्ता में हो तब राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। राष्ट्रपति मुख्यतः एक औपचारिक शक्ति वाला पद है और वह राष्ट्र का अलंकारिक प्रधान है। ऐसे में वह पूछ सकते हैं कि हमें राष्ट्रपति को क्या आवश्यकता है। तो ऐसे में हम पूछ सकते हैं कि तब हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता ही क्या है। संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर होती है। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है और तब उसकी जगह पर नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थितियों में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसके कार्यकाल अस्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यह भूमिका है, ठीक है।
सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति की यही भूमिका है, ठीक है। लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तब राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेने और देश की सरकार को चलाने के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने की अतिरिक्त जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है उसका उदाहरण दिया हुआ है। 1977 में भारत की दलीय राजनीति की प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई थी और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब लोकसभा के किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति ने क्या किया? मार्च 1998 में चुनाव के किसी भी दल का या दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को कुल 251 सीटें मिली जो बहुमत से 21 कम थी। राष्ट्रपति नारायणन ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन से में संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा और इससे भी आगे जाकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिन के भीतर ही विश्वास मत प्राप्त करने को भी कहा, ठीक है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं उनका सही तरीके से यूज कैसे हो रहा है ये बता रहे हैं, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो भारत का है वो क्या मतलब उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, उसको भी उसी तरह से चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को। केवल इतना अंतर है कि उसमें निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रहे हैं, ये राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है कि उस प्रस्ताव का लोकसभा की सहमति होनी पड़ती है, ठीक है। और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति होनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से जब पद रिक्त हो जाता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। राष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद में बीडी जत्ती ने तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कहाँ पहुंचे, क्या समझे इसके अंतर्गत। कल्पना करें प्रधानमंत्री जिस राज्य में इस प्रकार राष्ट्रपति शासन लगाना चाहता है वहां की सरकार दलितों पर अत्याचार रोकने में विफल रही है। राष्ट्रपति की सोच कुछ अलग है। उसका कहना है कि राष्ट्रपति शासन का अपवाद स्वरूप ही प्रयोग करना चाहिए। इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन से विकल्प है? पहला, क्या कह रहा है, वह प्रधानमंत्री को बताए कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने वाले आदेश पर वह हस्ताक्षर नहीं करेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दे। तीसरा, प्रधानमंत्री से वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भेजने को कहे। चौथा, वह प्रेस वक्तव्य में दी क्यों प्रधानमंत्री गलत है, ठीक है, वह प्रेस वक्तव्य दे कि क्यों प्रधानमंत्री गलत है। इस संबंध में प्रधानमंत्री से बातचीत करे और उसे ऐसा करने से रोके, परंतु यदि प्रधानमंत्री दृढ़ हो तब उस पर हस्ताक्षर कर दे, ठीक है। ये देखिए कार्टून में कार्टून बूझे इसमें दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री के बिना कोई मंत्री परिषद नहीं होती है। यह कार्टून बताता है कि किस तरह प्रधानमंत्री सरकार की अगुवाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी नेता जो है ना वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं और बाहर सभी नेता लोग बैठे हुए हैं और उनको थोड़ा सा प्रमुख के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। उनके बिना अगुवाई नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार का राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों? इस अध्याय में आप पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रधान है। वह मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है। संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, ठीक है।
तो संसदीय व्यवस्था जो होती है उसमें यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत का समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। जैसे प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है, जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है वह अपना पद भी खो देता है। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिसमें उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा। 1989 में अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा जिसमें लोकसभा के बहुमत प्राप्त हों। इन परिस्थितियों में जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है वह प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, मतलब बहुमत की बात करें बाबू, जिसको पूर्ण बहुमत मिलेगा या जिसको ज़्यादा लोग बहुमत देंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बहुमत मिलेगी, वो व्यक्ति क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, औपचारिक रूप से जिन नेता को लोकसभा को बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री तय करता है कि उसे मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे, उसके मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के पद, स्तर और कार्यालयों को प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों के पद, स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता, राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री बनाया जाता है। इसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कार्टून बूझे तो लिखा हुआ है क्या कि लोग मंत्री बनना चाहते हैं। इस कार्टून में शायद यह बात बताता है कि लोग सुख सुविधा उठाने के लिए बनना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं खास मंत्री को पाने के लिए होड़ लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या सिर्फ मंत्री पद ही मायने रखता है? कार, बंगला, गाड़ी, नौकर, यात्रा, विदेश भ्रमण, सुरक्षा और आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं? तो देखिए ये जो मतलब बड़े नेताजी हैं, ये छोटे नेताजी को कह रहे हैं कि मतलब आपको केवल मंत्री ही बनना है। ठीक है, कि मतलब आप मंत्री क्यों बनना चाहते हैं, और भी तो बहुत सारे मंत्रालय हैं, आपको बंगला मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, उसमें संतुष्टि आपको नहीं हो रही, केवल मंत्री ही बनना चाह रहे हैं, मंत्री पद के लिए होड़ लग रही है जो। ठीक है, देखिए संविधान सभा में अनेक सदस्यों का विचार था कि मंत्रियों का चयन विधायिका को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को। ठीक है, ऐसा दृष्टिकोण से प्रांतों के लिए वह स्विस प्रणाली सर्वोत्तम व्यवस्था है जिसमें विधायिका कार्यपालिका को एक निश्चित समय के लिए चुनती है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वह सर्वोत्तम व्यवस्था है जो कार्यपालिका की नियुक्ति के लिए प्रयोग की जा सकती है, क्योंकि उसे सभी हितों का प्रतिनिधित्व होगा और विधायिका का कोई भी दल उस महसूस न कर सकेगा कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, बेगम एजाज रसूल का ये कथन था बाबू संविधान सभा के वाद विवाद में। ठीक है, मंत्रिपरिषद का अधिकार। संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 से पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था, लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता था तब वह संसद के अन्य सदस्यों के मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था, लेकिन तब मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या का कोई प्रतिबंध न था। वह अपने राज्यों में भी मतलब यह अनेक राज्यों में हो रहा था। यह संविधान का संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्य के विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक न हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि खींचातानी होती है, कोई बाथरूम से ही गायब हो जा रहा है बाथरूम करने, वहीं से उनको लोग गायब कर दे रहे हैं। ठीक है,
समर्थन के लिए, कि आपको लालच देते हैं कि आपको ये मंत्री बना देंगे, आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ। तो नाम नहीं लेंगे किसी का, बट आपने देखा होगा अभी राजनीतिक प्रकरण ऐसा बहुत सारा हुआ है, ठीक है। विधायिका वाले अध्याय में आप विस्तार से उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिनमें कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, ठीक है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संसदीय व्यवस्था को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यह प्रावधान है कि सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है और वह संसद के प्रतिनिधियों के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायी मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यह किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो वह संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है, क्योंकि यह सामूहिक उत्तरदायित्व है, ठीक है बाबू। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाती है, जबकि किसी मंत्री को मृत्यु, हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच में एक सेतु का काम करता है। इस भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी, ठीक है। नेहरू जी ने प्रधानमंत्री के पद को क्या कहा कि यह सरकार की केंद्रीय धुरी है, ठीक है, ठीक है, यानी कि केंद्र बिंदु में रहता है। केंद्रीय धुरी मतलब आप समझ ही रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी होता है कि वह सभी संघीय मामलों में शासन और प्रस्तावित कानून के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करें। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और वह सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद का नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार तथा राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आदि। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां तथा उसका प्रयोग तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब वह किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला, ठीक है, तब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शक्तियां निर्विवाद रहती हैं। परंतु जब राजनीतिक दलों में गठबंधन की सरकारें बनी तब ऐसा नहीं रहा। तो इनके कहने का मतलब यह है ना बाबू कि जो प्रधानमंत्री होता है वो देश का नेता होता है, ठीक है। और अगर प्रधानमंत्री के पद में जो कहते हैं ना कि विदाउट गठबंधन की सरकार अगर पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है तब तो ठीक है, लेकिन जब गठबंधन की सरकार होती है तो थोड़ा सा खींचातानी होती है, क्योंकि गठबंधन की सरकार अपनी मांगे रखती हैं और ये अपनी मांगे रखते हैं, तो तालमेल बना के तो चलना ही पड़ेगा, ठीक है। इनके कहने का मतलब ऐसा कुछ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्नीस सौ 89 में हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में न रह सकी। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्हें त्यागपत्र दे दिया या वे हटा दी गई। इस घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज प्रभावित हुआ। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार को भूमिका बढ़ी। दूसरी तरफ इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगिताओं में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी और प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध
सेंध लगी है। तीसरे, इससे प्रधानमंत्री ने के अनेक विशेष अधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन और उनके पद स्तर और मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगा है। चौथा, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता। ठीक है। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच में काफ़ी बातचीत और समझौता के बाद ही नीतियां बन पाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थता की भूमिका में निभानी पड़ती है। कुछ एक बदलावों के साथ राज्यों में भी ठीक इसी तरह की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है तो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यद्यपि प्रधानमंत्री की तरह या मुख्यमंत्री की विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है तथा राज्यपाल के पास ज़्यादा विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। बहरहाल राज्य के स्तर पर भी संसदनात्मक व्यवस्था में बहुत प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। तो बाबू, इनके कहने का मतलब ये है ना कि प्रधानमंत्री जो बनता है ना, प्रधानमंत्री का जो पद होता है, उस पद में दो सरकारों के बीच में जब गठबंधन की सरकार होती है तो कहीं ना कहीं बहुत खींचातानी होती है और अगर आप वो समन्वय बनाने में असफल हुए तो सरकार गिर जाएगी। और जब सरकार, तो अब यहाँ से इनके कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की एक ऐसी भूमिका होती है कि जब गठबंधन की सरकार से अगर प्रधानमंत्री बन रहा है या सरकार बनने जा रही है तो उस समय बहुत ही समन्वय का काम करना होता है। एक ऐसी मध्यस्थता करनी होती है कि दो अलग अलग दलों के लोग आपस में समन्वय बनाए तभी तो सरकार बनेगी। तो एक मध्यस्थता की भूमिका उस समय प्रधानमंत्री की भूमिका से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले उस प्रधानमंत्री पद के जो दावेदारी के लिए व्यक्ति है ना, उसको मध्यस्थता की भूमिका बहुत ज़्यादा निभानी पड़ती है। मध्यस्थ व्यक्ति की भूमिका, एक डिप्लोमेटिक ब्रेन पर्सनालिटी का पर्सन होगा जो वही प्रधानमंत्री पद ग्रहण करेगा। अस्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, तो हम लोग ये पढ़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत जो सिविल सर्वेंट जितने होते हैं सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मंत्रियों के निर्णयों को कौन लागू करता है? शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इन ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए नागरिक सेवा यानी कि सिविल सेवा कहते हैं, जिसे सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने के लिए मंत्रियों का सहयोग करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन या राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और कोई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीतियां बनाने, उसे लागू करने में मदद करे। ठीक है। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोग उपक्रमों के तकनीक तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। वे सिविल सेवा और नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव की योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के अधीन
न्यायाधीश के जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। दक्षता और योग्यता के आधार दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है, लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनाने का मौका मिले। यह इस उद्देश्य के लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया गया। इस प्रावधान में यह सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा तथा सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में रोड़ा नहीं बनेंगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। ठीक है, आपको शायद यह पता हो कि एक जिले का जिलाधिकारी कलेक्टर उस जिले की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। क्या आप जानते हैं कि जिलाधिकारी सामान्यतः आईएएस स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों को नियंत्रित करता है। एक आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारी किसी एक राज्य के संबंध कर दिया जाता है जहां वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है, लेकिन आईएएस और आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह केंद्रीय सरकार ही उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी यानी कि केंद्र सरकार की देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है। जैसा कि हम आगे संघवाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे, नौकरशाही की यह विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर देती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि केंद्रीय सरकार का जो नियंत्रण होता है वो उसको नौकरशाही कहीं ना कहीं मजबूत करती है। और देखो बाबू, यहाँ पे इन्होंने जो लाइन लिखी हुई है ना कि जो नौकरशाही है ना, तो नौकरशाही व्यवस्था तो अपने आप में सारी मंत्रिमंडल के सारे कार्यकाल को जो मतलब कार्य करने की जो सारी शक्तियां होती हैं उनमें सारी नीतियों को बनाने का काम जो है नौकरशाही करती है। ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन मंत्री लोग करते हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, इसको 3 भागों में सिविल सेवाओं को बांटा जा रहा है। अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं और प्रांतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय पुलिस सेवा आती है और केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत भारतीय विदेश सेवा और भारतीय सीमा शुल्क सेवा, और प्रांतीय सेवाओं के अंदर डिप्टी कलेक्टर और बिक्री कर अधिकारी आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं, पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि वह आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। यह लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगें और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती है, लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है तब उसमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। वहाँ दूसरी ओर ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाया, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारी अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। यह आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और
संवेदनशील बना देते हैं। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का निष्कर्ष या सारांश पढ़ते हैं। आधुनिक कार्यपालिका सरकार की एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। सभी प्रकार की सरकार के अन्य अंगों की अपेक्षा कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली होती है और उसे कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण की आवश्यकता बढ़ जाती है। हमें संविधान निर्माताओं की यह दूरदृष्टि ही थी कि उन्होंने कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देखरेख में रहें। इस प्रकार एक संसदीय कार्यपालिका का चयन किया गया। समय समय पर होने वाले चुनाव, व्यक्तियों के प्रयोगों का संवैधानिक अंकुशों और लोकतांत्रिक राजनीति ने यह सुनिश्चित किया कि भारत में कार्यपालिका अनुत्तरदायी न होगी, यानी कि उसको भी उत्तर देना पड़ेगा किसी न किसी का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।